Here he goes again. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज़। आपसे बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू आज करेंगे। थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड ज़रूर हैं अगर हम बात करें लाइनअप की। लाइनअप पर एक नज़र डालते हैं। पहले T20 की बात करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का एक वाहिद T20 इंटरनेशनल था जो कल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला गया। पाकिस्तान ने 20 ओवर्स में 162 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया ने 19.1 ओवर्स में 3 विकेटों की मदद से ये चेस कर लिया। 3 विकेटों से मैच जीत गए। 7 खिलाड़ी उनके आउट थे। ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग ज़रूर रही। जब आप 7 ओवर्स में तकरीबन 70 के करीब रन्स बना चुके हों, फिर एक ही ओवर में आपके 2 खिलाड़ी आउट हो गए, उसके बाद जिस तरह से एक इनिंग्स रीबिल्ड फेज़ में नहीं आ सकी, ऑस्ट्रेलिया को ज़रूर क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने उस मौके को नहीं गंवाया। उन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को वो टेम करें, क्योंकि जिस तरह से स्टार्ट हुआ था लग यही रहा था कि 170-180 से ऊपर टोटल चला जाएगा। बट ओवरऑल ऐसा नहीं हो सका। उस्मान कादिर ने आखिरी ओवर में जो एक छक्का और एक चौका मारा, उसकी मदद से आप 162 तक तो पहुंच गए। बट टोटल फिर भी इतना नहीं था, कंसिडरिंग कि किस तरह की विकेट थी। ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स ज़रूर फॉर्म में हैं, हमें नज़र भी आए जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट लिया। तो ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया और हम यही बात कर रहे थे, टेस्ट सीरीज़ वो जीते हैं, वनडे हम जीते हैं। T20 में ज़रा टोन टूर की सेट होगी। टूर तो अपने अख्ताम को पहुंचा बड़े सक्सेसफुल तरीके से, लेकिन T20 मैच हम हार गए हैं। तो कुछ चीज़ें ज़रूर हैं जिन पर डिस्कशन करनी है। क्रिटिकल एनालिसिस ज़रा ज़रूरी है। कुछ प्लेयर्स हैं जिनको नई जगह दी गई। आई अंडरस्टैंड एक मैच की बेसिस पे हम फ़ौरन एग्रेसिव हो जाते हैं, बट वैसे ही कुछ चीज़ों को आज एनालाइज कर लेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ पायलट स्टडी कि आगे मुस्तकबिल में कॉम्बिनेशन हम क्या देख सकते हैं। मैं पहले भी कह रहा था कि वो 4-5-6 वाला जो नंबर है उसमें आपको कोई एक्सपीरियंस तो चाहिए जो इनिंग्स को कैरी कर सके, वो नहीं था। तो लेट्स बी फ्रैंक अबाउट इट। उसके बाद जिस तरह मैंने कहा कि टूर इख्तिताम को पहुंचा बड़े अच्छे तरीके से। ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ज़बरदस्त उन्होंने इन्जॉय किया। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुबारकबाद दी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को, दोनों क्रिकेट बोर्ड्स को, दोनों ममालिक के फ़ैन्स जो हैं उनको, कि बहुत ज़बरदस्त टूर रहा। ऑस्ट्रेलिया बड़ा अच्छा मैसेज लेकर जा रहा है पाकिस्तान से। जिस तरह उनके प्लेयर्स ने इन्जॉय किया, चाहे वो एरन फिंच हों, आपको बड़ी ज़बरदस्त स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी फील्ड में नज़र आई, चाहे वो मानस लबुशेन हो जिन्होंने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड वो थे पाकिस्तान आने के लिए। उनके कॉफ़ी मशीन से लेकर जो इंडोर गोल्फ हो रही थी और फिर जो ओवरऑल कल्चर था, सारा कुछ ऑन डिस्प्ले था। बड़ा ज़बरदस्त टूर था और बड़े अच्छी पॉजिटिव वाइब्स, एक अच्छा मैसेज टूर के अख्ताम पर दुनिया को जाएगा। और डेफिनेटली पाकिस्तान में अब क्रिकेट रुक नहीं सकती जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हैं। इसके बाद आपसे ज़रूर बात करेंगे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ की, जिसकी नॉमिनेशंस आ चुकी हैं और नॉमिनेशन में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम भी हैं, ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस भी हैं, वेस्ट इंडीज़ के क्रेग ब्राथवेट हैं। बाबर आजम को अगर आप वोट करना चाहते हैं तो ICC के पेज पर जाइए, प्लेयर ऑफ द मंथ में वोट कीजिए। मैं ऑलरेडी वोट कर चुका हूं। अगर आप समझते हैं कि आपने वोट करना है तो प्लीज़ ICC के पेज पर जाकर बाबर आजम को वोट कीजिए। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के नॉमिनेशंस हैं और फिर उसके ड्यू टाइम में आपको पता भी चल जाएगा कि प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है। इसके बाद वुमेंस वर्ल्ड कप पे ज़रूर बात करेंगे। इन द पास्ट हमने बात तो ज़रूर की है, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप अपने नाम किया, 7वीं बार वर्ल्ड टाइटल जीता। सारी प्लेयर्स की उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त रही। बट अगर हम अपनी टीम का थोड़ा सा जायज़ा लें कि कहाँ पर वीकनेसेस थी, कहाँ पर पॉजिटिव परफॉर्मेंसेस थी, कहाँ से इन चीज़ों को कैरी किया जा सकता है। हम बार बार स्ट्रक्चर को तो ज़रूर ब्लेम देते हैं, बट आई अंडरस्टैंड प्लेयर्स के पास शायद इतनी मैच प्रैक्टिस भी नहीं थी, बट जिनके पास थी, जो लोग डिसीजंस ले रहे थे, उनकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ है, इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। ये थी आज की लाइनअप। बहुत अरसे बाद हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं, ऑल द वे फ्रॉम न्यूजीलैंड लैंड किया है इन्होंने। हमने इनको कॉल पे तो ज़रूर लिया, इनसे गुफ्तगू भी होती रही, बट फाइनली शी इज़ बैक इन स्टूडियोज़। हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान की साबिक कप्तान हैं, क्रिकेट कमेंटेटर एंड ब्रॉडकास्टर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। खुश आमदीद, वेलकम बैक। कैसा लग रहा है आपको स्टूडियोज़ में आके? बिल्कुल पहले जैसा लग रहा है। आई अंडरस्टैंड, अभी तो आप जेट लैग्ड भी होंगी, बट गुड टू हैव यू ऑन द शो एज वेल। और इनको ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसन चीमा। हसन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ऑल गुड यार। गुड टू हैव यू ऑन द शो हसन। सना, T20 मैच था, हमारी पहले भी इस पर बात हुई, गुफ्तगू हमने की कि मोमेंटम की बात थी। मोमेंटम पाकिस्तान के पास आया शुरू में, बट फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ सारा शिफ्ट हो गया। ओवरऑल कैसे एनालाइज किया आपने गेम को? ओवरऑल ऑब्वियसली T20 गेम ऐसा है कि आपको अगर कहीं पे भी कोलैप्स हो जाए तो वापस कम बैक करना बड़ा मुश्किल है। स्टार्ट बहुत अच्छा पाकिस्तान को मिल गया था,
पर वो जो मिडिल ऑर्डर की बात आपने इंट्रो में भी की है वो उसकी कुछ ज़्यादा समझ नहीं है। ऑब्वियसली फ़खर ज़मान का पहली बॉल पे आउट होना एक बहुत बड़ा डेंट होता है इस तरह के प्लेयर का चला जाना, पर हैदर अली की जो पिछली फॉर्म नज़र आई थी 3 मैचों में 2 प्लेयर ऑफ द मैच वो बाहर नज़र आए। फिर हमने मिडिल ऑर्डर में उनको देखा जो ज़्यादातर पावर हिटिंग के लिए हम यूज़ कर रहे थे, इफ्तिखार प्रमोट हुए, तो उस तरीके से वो इनिंग्स को लेके चल नहीं पाए। अभी एक ही मैच है, अच्छा है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के अगेंस्ट आप प्रॉपर चेक करके देखें ताकि पता चले कि क्या वर्क कर रहा है आपके लिए कि नहीं। तो बहुत सोच समझ के ऑस्ट्रेलिया कि वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान को अपने बैटिंग ऑर्डर के ऊपर बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा। एशियन कंडीशन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी वर्ल्ड कप में, पर अब देखना होगा कि ये कैसे बिल्ड करते हैं टीम को। बिल्कुल ऐसे ही है कि बिल्ड यहाँ से कैसे करेंगे और क्या सबक सीखेंगे, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप की भी तैयारी करनी है, तो हमारे पास टाइम तो है कि हम अपनी इन गलतियों पर, इन वीकनेसेस पर काम ज़रूर करें। हसन, मैच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत कर ट्रेंड को फॉलो किया और बड़ा अच्छा कमबैक रहा उनके बॉलर्स की तरफ से। हाँ, आप कह सकते हैं अच्छा कमबैक रहा बॉलर की तरफ से, लेकिन इसमें मैं कसूरवार पाकिस्तान को ही ठहराऊंगा, पाकिस्तान की अप्रोच को ही, क्योंकि कल मैं वही देख रहा था, उसको कंपेयर कर रहा था जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का मैच हुआ था, उस मैच से कितनी गलतियां पाकिस्तान ने सीखी हुई हैं। तो अगर आपको याद है उस मैच में पहले 6 ओवरों में पाकिस्तान का 47 विदाउट लॉस था। आमतौर पर अगर आपके 50 के करीब स्कोर लग जाए और विकेट ना गिरी हो, तो दुनिया भर में कॉमन ये है कि वहां से आप अटैक करते हो, वहां से आप मिडिल फेज को में भी तेज खेलते हो। मैं अभी 100 के ड्राफ्ट के लिए जब नंबर्स कर रहा था तो उसमें मैं ये देख रहा था कि पीएसएल और आईपीएल दोनों में और 100 तीनों में, बल्कि पिछले जो 2 साल जो हुए हैं, पिछले 2 सीजन में, पिछले 3 सीजन में जो मिडिल ओवर्स का फेज है उसकी रन रेट जो है वो पावर प्ले से भी ज्यादा है। कि वो जो आइडिया है कि पावर प्ले को आप मैक्सिमाइज करते हैं वो शायद टीमें उस तरह से नहीं करती, बट मिडिल फेज में भी 8 से ऊपर की औसत पे स्कोर करती हैं। पाकिस्तान का अगर आपको सेमीफाइनल याद हो, उसमें पाकिस्तान ने जो पावर प्ले के फौरन बाद जो 4 ओवर से सिर्फ 24 रन किए थे, और वो जो ऑस्ट्रेलिया का 5वां बॉलर था उसके ओवर्स निकाल दिए थे। एरन फिंच ने अपने मिचेल स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड के ओवर बैकलोड किए थे, पीछे आखिरी 10 के लिए रखे थे, क्योंकि सारी दुनिया को पता था कि पाकिस्तान का स्टाइल ऑफ प्ले क्या है। कल हमने देखा पावर प्ले में पाकिस्तान ने उस तरह से अटैक किया जो कि शायद पूरे वर्ल्ड कप में नहीं किया था। 6 ओवर में 56 और 0 स्कोर लगा हुआ था, और यही लग रहा था कि अब पाकिस्तान में थोड़ी सी शायद चेंज आ गया। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें अगले जो 9 ओवर्स हैं, 54 बॉल्स, 54 बॉल्स में 56 रन किए हैं पाकिस्तान ने। दैट इज द फेज जहां पे एक उस पर अगर आप 7.5 की औसत से भी स्कोर करते तो आपका स्कोर 180 लगा होता। क्योंकि अगर आप देखें आखिरी 5 में तो 5 ओवर में 50 कर लिए, पहले 6 ओवर में 56 कर लिए। द इशू वॉज वो जो दरमियान वाले ओवर थे कि 9 ओवर में अगर आप 56 कर रहे हो, तो आजकल वनडे क्रिकेट में आप करो तो फिर दैट इज कंसिडर्ड लाइक पार फॉर द कोर्स। T20 में ये करना, स्पेशली कि आप जैसे मर्जी जिस तरह मर्जी देख लें, आपकी एक लंबी टेल है, सॉरी एक लंबा बैटिंग यूनिट है। अगर आप 9-10 पे वसीम और उस्मान कादिर आ रहे हैं, दे कैन हिट एज वेल। और उस्मान को हमने कल भी देखा करते हुए, अगर जो लोग डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो करते हैं उन्होंने देखा है उसको करते हुए। दैट वाज द फेज जो रीजन मेरी नज़र में पाकिस्तान के सेमीफाइनल के लॉस का था, वही रीजन कल का था, विच इज के एक दफ़ा आप गेम में एडवांटेज हो या गेम में आगे जाएं तो फिर वो एडवांटेज आपको खोना नहीं होता, जो कि पाकिस्तान जो है फॉर सम रीजन नहीं समझ पा रही। बिल्कुल, आई थिंक ये हसन ने इसको बड़ा क्रिटिकली एनालाइज ज़रूर किया है, और ये नंबर्स दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स कि हम यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में कहाँ पर लैग करते हैं। तो सना, आई अंडरस्टैंड कि एक्सपीरियंस तो आपको चाहिए, बट बार बार बात वही आती है कि हमारी अप्रोच कहीं पे डिफरेंट हो जाती है, हम वो ट्रेंड नहीं फॉलो कर पा रहे होते जो बाकी टीम्स कर पा रही होती हैं। उसकी बहुत बड़ी एक रीज़न जो है वो कांस्टेंट जो चेंज होता है टीम के अंदर। आप देखें हैदर अली को बड़े मुश्किल से कॉन्फिडेंस आया, उनका एक बैड पैच चल रहा था, कॉन्फिडेंस आया, उनको आपने बाहर बिठा दिया। अब इफ्तिखार को जब आप पुश करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर एक स्टेप ऊपर, तो वो एक डिफरेंट पोजीशन पे खेल रहे हैं, तो उनको ऑब्वियसली उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं होगा जो उनको नंबर 5 पे, नंबर 6 पे खेलते हुए आ रहा था। तो ये जब आप इस तरह की चेंजेस करते हैं, तो जो आपका ऊपर का जो स्टार्ट था उसको यूज़ इसलिए भी नहीं कर पाए क्योंकि उन सिचुएशंस में वो लोग पहले इतना इंटरनेशनल लेवल पर नहीं खेले। डोमेस्टिक लेवल पे ऑब्वियसली उनको आदत है इन जगहों पर खेलने की। तो ये जो स्टेप अप होता है इंटरनेशनल लेवल पर, ये आपको सोच समझ के
करना पड़ेगा। क्रिकेट है पाकिस्तान के पास, लेकिन आप बेस्ट वर्ल्ड कप की तैयारी तभी करेंगे कि जब आपके जो टॉप 5-6 लोग हैं उनको आप आइडेंटिफाई करके उनको उनकी पोजीशंस पे ही खिलाएं। क्योंकि हमारा सेटअप ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं उन्होंने बहुत डिफरेंट प्लेयर्स को कल खिलाया। स्टॉइनस नंबर 5 पे आके खेले, जो कि मोस्ट प्रोबेबली शायद वो वर्ल्ड कप में ना भी खेलें और खेल भी सकते हैं, पर वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन से इतने वाकिफ़ हैं कि वो आज इधर कुछ चेंज करते भी हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाके जब वर्ल्ड कप आएगा वो किसी को भी किसी नंबर पे खिला सकते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे कंडीशंस का अंदाज़ा है। यहाँ पे जब आप पाकिस्तान से प्लेयर्स बनाएंगे, अपना एक बैटिंग ऑर्डर बनाएंगे, आपके पास साल से भी कम का टाइम था इस वर्ल्ड कप से दूसरे वर्ल्ड कप में, तो आपको बहुत सोच समझ के चेंजेस करनी है और फिर उनको आप टाइम दें कि आप खेलें। आप जिस भी नंबर पे आउट हो, एवरेज पे हम आपको नहीं सिलेक्ट करेंगे, हम स्ट्राइक रेट पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो जब आप प्लेयर्स को बहुत चेंज करते हो, वो अपनी एवरेजेस के लिए खेलते हैं, नॉट आउट होने के लिए खेलते हैं, लंबा स्कोर करने के लिए खेलते हैं, तो वो जो आपका एक इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट प्लेयर, वो कम रह जाते हैं। तो आपको इंटेंट सना क्या फील हुआ कल? मतलब अगर कल हम इसको एज ये भी ले लें कि हम कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, तो हैविंग खुशदिल, इफ्तिखार एंड आसिफ अली जो हु समवॉट बिकम सिमिलर जो उनके रोल्स होते हैं, तो ये इंटेंट यहाँ से नजर नहीं है। एज इंडिविजुअल प्लेयर्स उस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं था। ज़्यादातर आपके कैच आउट होते हैं तो रन्स के लिए ही जा रहे थे, कोई भी बहुत ज़्यादा रोकता हुआ आउट नहीं हुआ, सिवाय इफ्तिखार की एक शॉट ऐसी थी जो एक नथिंग शॉट थी। बाकी अगर आप देखें तो कैचिंग बहुत आउटस्टैंडिंग थी ऑस्ट्रेलिया की। आई थिंक फील्डिंग में उन्होंने शुरू में ही पाकिस्तान के पहले 2-4 ओवर्स में ही मेरे ख्याल से 6-10 रन हम दे चुके थे अपनी फील्ड से। उसके बरक्स जो मिडल ओवर्स में उनकी कैचिंग थी वो आउटस्टैंडिंग थी, बॉलिंग बहुत अच्छी थी, तो वहाँ से ऑब्वियसली एक नज़र आया बहुत बड़ा डिफरेंस। और यही है कि इंटेंट एज इंडिविजुअल प्लेयर मुझे इतनी ख़राब नहीं लगी, क्योंकि रन्स के लिए जाते हुए आउट होते रहे हैं। पर जब तक आप स्टेबिलिटी नहीं देंगे, हम बार बार ये बात करते हैं, जब आपको अपने रोल्स का पता होता है, मुझे नया बॉल करना है, मुझे पुराना बॉल करना है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी, इसी तरह बैटिंग में मुझे इस नंबर पे खेलना है, तो आप फिर बड़े दिल से खेलते हैं, कंफर्टेबल भी होते हैं। हाँ, लेकिन जब आप अपनी टीम में जगह बनाने के लिए खेलें या बचाने के लिए खेलें, फिर प्रॉब्लम आ जाती है टीम। बिल्कुल, प्रॉब्लम ज़रूर आ जाती है। हसन, मुझे बताया गया कि एक स्टैट भी है जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे, जो आपकी तरफ से आया। सिंस जनवरी 2020 नंबर्स 5 to 7 की एवरेजेस और स्ट्राइक रेट हैं, जिसमें ओवरऑल टॉप 12 और पाकिस्तान है। मैं चाहूँगा ये स्टैट हम स्क्रीन पर ले आएँ, और हसन मैं चाहूँगा कि आप इसको एक्सप्लेन करें प्लीज़। आई थिंक ये स्टेटमेंट इसलिए मैं निकाल रहा था कि मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान का जो हमेशा हम बात करते हैं अपने लोअर मिडिल ऑर्डर से, उसकी जैसे उन्होंने बात की कि उनको अप्रोच देनी चाहिए, उनको रोज उनके हिसाब से देने चाहिए, बट इट्स ऑल्सो अबाउट कि मतलब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि अगर आप देखें तो इसमें पाकिस्तान का जो टॉप 12 से मुराद ये है कि जो सारी टेस्ट प्लेइंग नेशन उनके आपस में जो T20 मैचेस होते हैं, और ये 600 से ज्यादा इनिंग्स का सैंपल साइज है, तो इट्स नॉट लाइक एक दो मैचेस की बेसिस पे ये एवरेज है। तो दुनिया भर में जो T20 मैचेस होते हैं उनमें नंबर 5, 6, 7 की ज्यादा एवरेज और कम स्ट्राइक रेट है, विच शोज कि पाकिस्तान का जो स्टाइल ऑफ प्ले है, क्योंकि पाकिस्तान ऊपर 2 एंकर्स के साथ खेलता है, लंबा खेलते हैं, तो 5, 6, 7 सिर्फ डेथ ओवर्स में ही यूजुअली बैटिंग करने आते हैं। तो पाकिस्तान की ऑलमोस्ट 15 रन हायर जो है 15 पॉइंट्स हायर पाकिस्तान की स्ट्राइक रेट है। पाकिस्तान के 5, 6, 7 पे खेलते हैं और एवरेज जो है वो कम है। अब इसमें जो चीज कंसिडर करनी है वो ये देखना है कि आपने कल क्या किया। कल आपने 5, 6, 7 के 4, 5, 6 कर दिया। इफ्तिखार 4 आगे, खुशदिल 5 आगे, आसिफ 6 आगे। अब इसमें इशू एक बहुत सिंपल सा इशू है जो कि आपको कल दिखाई दिया, जो कि मैं अगर उसमें थोड़ा हम डिटेल में जाएं, जो मिडिल ओवर्स की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे आता है कि इफ्तिखार हैज वन ऑफ द बेटर, मतलब डेथ ओवर्स में जो उनकी स्ट्राइक रेट है, PSL में देखें या थ्रू आउट द वर्ल्ड देखें, उनका काफी अच्छा रिकॉर्ड है उस पर। खुशदिल का एक प्रूवन रिकॉर्ड एंड इज कंटिन्यूसली इंप्रूविंग। आप आसिफ की बात करें, अगेन प्रूवन प्लेयर है, अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच जितवाया, उससे पहले वर्ल्ड कप में मैचेस जितवाए, तो इज जानदार। एक्सेप्ट इन तीनों में एक चीज कॉमन है, ये तीनों अटैक करते हैं फास्ट बॉलर्स को ही। आसिफ और खुशदिल स्पिनर्स को भी ओकेजनली अटैक करते हैं, बट लाइक उनको अब इतना अंदाजा हो गया अपने मैचअप्स का कि वो स्पिनर्स के ओवर्स बस निकालने की कोशिश करते हैं। इफ्तिखार का भी सेम है, बिकॉज आई रिमेंबर इफ्तिखार के साथ जो PSL 6 में मैंने जब काम किया था, तो यही बात होती थी कि मेरी एक फ्रस्ट्रेशन उससे ये थी कि हर तरह की स्पिन के अगेंस्ट उसकी स्ट्राइक रेट जो थी वो 6.5 से कम थी, और हमने उस पर काम किया था कि 7 तक तो रन रेट आ जाए उसका, कि 7 इज मतलब इट इज स्टिल बिलो एवरेज, लेकिन एटलीस्ट वो एक्सेप्टेबल 7, 7.5 तक एक एक्सेप्टेबल लेवल तक आ जाता है। अगर खुशदिल का अगर आप देखें 2018 के बाद से खुशदिल की स्ट्राइक रेट स्पिन के खिलाफ 104 की है, जो कि मतलब ऑलमोस्ट रन बॉल है, जो कि T20 में आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते किसी से भी।
आसिफ की 120 प्लस है, लेकिन आसिफ आउट होते हैं आमतौर पर लेग स्पिन के अगेंस्ट, फिंगर स्पिन को वो मार लेते हैं। अब इसमें पाकिस्तान की टीम को ये कंसिडर करना है कि दिस इज द सिनारियो, तो फिर आपके क्या वो 4-5-6 पे ऐसे प्लेयर खेल सकते हैं, या फिर आपको इन 3 में से मैक्सिमम 2 को खिला सकते हैं, और तीसरा जो आपका नंबर 4 या 5 में से एक जो प्लेयर है, दैट हैज टू बी ए स्पिन स्पेशलिस्ट। देयर इज अ रीजन कि शोएब मलिक को इतनी देर आपने कैरी किया, या शोएब मलिक का रोल इतना इंपॉर्टेंट था। हैदर का, दिस इज वाई हैदर हो गया या आजम हो गया या आगा सलमान को ले आए, या किसी भी एक स्पिन स्पेशलिस्ट प्लेयर को दरमियान में लाना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि आप स्पिन को एटलीस्ट काउंटर तो कर सकें। अगर आप कल का मैच देखें, जैम्पा के 4 ओवर में 30 भी नहीं लगा, ट्रेविस हेड भी आगे, ट्रेविस हेड ने पहला ओवर कराया, उसमें आई थिंक 10-12 रन लगे थे, उसके बाद उन्होंने भी दरमियान में आके एक उनसे ओवर निकलवा दिया था, जो कि ड्वाशविस का ओवर एक बचा लिया फिंच ने। वो इसलिए था क्योंकि वहां पे मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान का या बाबर अटैक करेगा या इफ्तिखार अटैक करेगा। इफ्तिखार की वो गेम ही नहीं है। बाबर को ये था कि ऊपर से बैक टू बैक 3 विकेटें गिर गई हैं, तो बाबर वाज कंसोलिडेटिंग एज वेल। और जब बाबर को भी अगर आप देखें कि अगर 43 ऑफ आई थिंक 25 था उसका, एट द 38 ऑफ 25 था आई थिंक पावर प्ले के एंड पे, उसके बाद अगली 6 ओवर से लेकर 15वें ओवर तक बाबर ने 19 गेंदों में 22 रन किए, जो कि अगर एक सेट बैट्समैन हो हु इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, और इस वक्त तो हर फॉर्मेट में स्कोर पे स्कोर कर ही जा रहा है, उस सिनारियो में एक प्लेयर का 9 ओवर बैटिंग करना और रन बॉल बैटिंग करना एक T20 में एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन उसकी भी समझ आती है बिकॉज सिचुएशन ऐसी थी कि वो वहां पे रोक रहा था, बिकॉज दूसरे एंड से आउट हो रहे थे। तो दैट गोज बैक टू आपकी टीम की जो कॉम्पोजिशन है वही कैसी है कि अगर बाबर ने वहां पर भी लंबा खेलना था, तो फिर आपका वहां पे 4 या 5 पे एक प्लेयर होना चाहिए जो दरमियान के ओवर में आके आपका काउंटर अटैक जारी रख सके। वो मे बी इन द लॉन्ग रन, जब तक वर्ल्ड कप होता है, जब तक जो मर्जी होता है, हैदर या मे बी वन शादाब कैन प्ले दैट रोल, या नवाज once he is fit can play that role, मे बी शायद इन तीनों को एक साथ इसलिए खिलाना पड़ा क्योंकि आपके पास ना शादाब थे ना नवाज थे, तो यू कुड नॉट बी फ्लेक्सिबल इन दैट बैटिंग यूनिट। लेकिन द फैक्ट कि आपकी ये 11 खेली वो स्लाइटली कंसर्निंग टू मी, क्योंकि ये वो हमने वर्ल्ड कप में देखा था, पाकिस्तान की एक खास बात ये थी, पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा मैचअप्स के ऊपर और मतलब प्रोग्रेसिव सोच के हिसाब से खेल रहे थे। हाँ ठीक है, एंकर्स के साथ खेल रहे थे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जनरली एक मॉडर्न स्टाइल ऑफ क्रिकेट के साथ खेल रहे थे। इस मैच में वो नहीं दिखाई दिया। इस मैच में यही दिखाई दिया कि पाकिस्तान की वही एक पुरानी पाकिस्तानी सोच है कि आप अपने बेस्ट 11 प्लेयर खिला दो विदाउट थिंकिंग कि जी इनका कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, कि अगर आसिफ, इफ्तिखार और खुशदिल तीनों नीचे खेल रहे हैं और दूसरी टीम ने 13वां, 14वां, 15वां और स्पिन से करा दिया, तो फिर क्या आप अपने रिक्वायर्ड स्कोर पे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। एक मैच की बेसिस के ऊपर जी आप रिकॉर्ड नहीं बना सकते हो, बट ये इन तीनों के केसेस में ये एक मैच की बात नहीं, ये इनका सारा साल का करियर है। आई थिंक अगर ये तीनों कल चल भी जाते और स्कोर कर भी जाते तो सना आप फ्यूचर में तो ऐसे नहीं इनको कैरी कर सकते, क्योंकि आपको फिर भी वर्ल्ड कप जाते जाते चेंजेस तो करनी है, चाहे आप हैदर को वापस लेकर आएँ, चाहे आप शोएब मलिक को वापस लाएं, आप शादाब वापस आ जाएंगे तो इन तीनों में से वैसे ही एक बंदा आउट हो जाएगा, आपको दूसरे स्पिनर के साथ जाना है, माद वसीम का अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, तो आपको चेंजेस तो फिर भी करने पड़ेंगे। चेंजेस तो करने पड़ेंगे, पर बहुत जो स्टार्ट भी दिखाया हसन ने बहुत अच्छा, और आपको बहुत क्लैरिटी देता है कि अब एक प्लेयर है, उसकी आपने बहुत अरसा काम करके स्ट्राइक रेट 130 पे किया है। बहुत इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है प्लेयर्स की, स्टैटिस्टिशियंस की, कोचेस की। अब उनकी एवरेज 15 पे है, आपको 4 नंबर पे ऐसा बंदा नहीं चाहिए जिसकी एवरेज 15 पे हो। कम से कम आपको T20 में स्ट्राइक रेट चाहे उसका 120 का हो, पर उसकी एवरेज कम से कम 30-35 रन की होनी चाहिए, ताकि वो, इसका मतलब है अगर वो 4 नंबर पे आके 30-35 खेलता है तो वो 15वें-16वें ओवर तक जा सकता है अगर अच्छा स्टार्ट होता है। तो आपको अपनी ओवरऑल बैटिंग की शक्ल भी बनानी है ना, सिर्फ आपको एक गियर में नहीं जाना। तो ये है कि जो आप एंकर ऊपर दोनों आ गए हैं, उनको कंसोलिडेट करने के लिए अब आप 3 हिटर्स को ले आएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ये काम आपका चलेगा। आपको इसको दोबारा रिविजिट करना पड़ेगा स्ट्रैटेजी को, और लाना पड़ेगा इस तरह के लोगों को बीच में जो कि थोड़ा सा दोनों रोल्स को प्ले कर सकें। जब
एग्रेशन करना हो, जब आपको स्ट्राइक रोटेशन करनी हो, वो और स्पिनर और फास्ट दोनों को अच्छा खेलें। कल हमने मैच से पहले भी परसों यही बात की थी कि उनकी जो ओवरऑल बॉलिंग लाइनअप हमारे साथ मैचअप में ज़्यादा बेहतर थी। रिस्ट स्पिनर्स ज़्यादा थे जो राइट हैंडर से बॉल लेके जाते हैं। एक इफ्तिखार आपके पास ऊपर लेफ्ट हैंडर था, वो भी पहली बॉल पे चला गया, तो वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क आ जाता है। हमारे पास जो थे उस्मान कादिर का आई थिंक शुरू के ओवर्स में स्लिप के साथ पाकिस्तान की कंडीशन में जाना बहुत ज़रूरी था, जो कि नहीं ली गई, और वहाँ से भी आपकी विकेट भी गई और रन्स भी गए। तो ये आपको फिर बहुत सोच समझ के, जब एक ही आपने रिस्ट स्पिनर खिलाना, फिर उसको आपको एज एन अटैकिंग ऑप्शन। लेकिन सना, जब शादाब वापस आ जाते हैं फिर उसके साथ किसको पेयर अप करेंगे? आपके पास दूसरा स्पिनर तो चाहिए आपको। देखिए वो आपको देखना पड़ेगा। उस्मान कादिर की कल बॉलिंग, चाहे उनके स्टार्ट 33 के नज़र आए, पर मुझे बॉलिंग अच्छी लगी है उनकी। सिर्फ ये है कि उनको और अटैकिंग माइंडसेट से शुरू से स्लिप लानी है। जब पहला एज निकल गया, रन बन गए, उसके बाद अगले ओवर में स्लिप एक ओवर के लिए आई है, वो एक आपको देखना पड़ेगा। और शादाब के होते हुए बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके साथ उस्मान कादिर, क्योंकि वो भी बैटिंग अच्छी कर लेते हैं। तो ये कि देख लेते हैं कि जब तक शादाब नहीं होते तो कितना उस्मान कादिर को, तो आपको ज़रूर ऊपर थोड़ा सा बैटिंग में भी मेरे ख्याल से आप यूज़ कर सकते हैं उनको, और बॉलिंग में जब आप एक रिस्ट स्पिनर खिला रहे हैं तो उनको अटैकिंग ऑप्शन के तौर पे तौर पे ज़रूर कंसिडर किया जा सकता है। बॉलिंग की काफ़ी बात हुई कल के मैच की, कुछ शायकीन क्रिकेट नाराज़ भी थे। शाहनवाज ढानी को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हसन देखना चाहते हैं पाकिस्तान टीम के कॉम्बिनेशन में। हसन अली के बारे में एक बार फिर से डिबेट शुरू हो गई है, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? एक तो आई वाज सरप्राइज कि हसन खेला, बट आई गेस उनका वही पॉइंट था कि हसन दहानी अगर हारिस है, शाहीन है, तो फिर वसीम के साथ आपको एक फिर भी हिटर होना चाहिए, जो कि हसन ने आके एक छक्का एक चौका तो मार दिया था। बट एट द सेम टाइम आई थॉट कि आफ्टर द टेस्ट सीरीज या मे बी इवन आफ्टर द फर्स्ट ओडीआई दे वुड हैव बीन लाइक कि हसन को अभी टाइम दे दें। अभी वो लैंकाशायर जा रहा है, अभी 2-3 हफ्ते में आराम से जाके काउंटी खेले, गेट्स बैक इनटू रिदम, और फिर इसको दोबारा इधर खिलाने की जरूरत नहीं थी। और अगर आपने यहाँ पे ऑलराउंडर खिलाना ही था तो आप आसिफ अफरीदी को यहाँ पे खिला देते थे या किसी और को खिला देते थे। लेकिन फिर उस पर वहीं पे बात वापस आती है कि आपने वसीम जूनियर को इस वजह से प्रेफर किया हुआ था धानी के ऊपर पिछले थोड़े अरसे में कि वो बैटिंग भी साथ कर लेता है, राइट, दैट्स योर पॉइंट। लेकिन अगर आप कल का मैच देखें तो शाहीन जो है वसीम से ऊपर बैटिंग करने आया है, तो उस पर भी मुझे थोड़ा अजीब लगा कि लाइक अगर आपने नंबर 9, 10, 11 ही खिलाना है वसीम, हालांकि हमारा लड़का है, हमारे साथ ही वो खेला है अपनी जितनी T20 क्रिकेट खेला है, बट अगर आपने सिर्फ एक प्योर आपको बॉलर ही चाहिए तो फिर धानी इज अ मोर प्रूवन प्लेयर। बेशक वो जिस भी फॉर्मेट की आप बात करें, वसीम ने माशाल्लाह कल अच्छी बॉलिंग कराई है और उसका अच्छा रिदम लगा है। 3 for 40 आई थिंक उसने तीसरे वनडे में किया था, 2 for 30 कल किया उसने, तो लाइक वो उसका रिदम जो है फाइनली जो पाकिस्तान कप के बाद से PSL में जो नहीं लगा था वो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया। तो अगर वो वहाँ पे आप धानी को खिला सकते थे, लेकिन आई थिंक वहीं पे कंफ्यूजन आ रही थी कि पाकिस्तान को ये डर सा लगा हुआ था कि क्या 7-8 पे आप शाहीन और वसीम को खिला सकते हैं या कादिर को 9 पे, इज दैट इनफ, या हारिस को किस तरह खिलाएंगे। आई थिंक दैट वाज द रीजन जहाँ पे आपने हसन को प्रेफर किया। बट अगर वही सिचुएशन थी, वही आपको वहाँ पे एक स्पेसिफिक प्लेयर उस तरह का चाहिए था, तो फिर कोई रीजन नहीं बनता मेरी नज़र में कि आप आसिफ अफरीदी को वहाँ पे क्यों नहीं खिला सकते हैं। क्योंकि अगेन आपने देखा हुआ है कि ऑस्ट्रेलियंस या जो भी नॉन एशियन टीम्स यहाँ पे एशिया में आके खेलती हैं, वो पावर प्ले में लेफ्ट आर्म स्पिनर पे फंसती हैं। इमाद वसीम का इतनी सक्सेस रही है UAE में भी, पाकिस्तान में भी अगेंस्ट दोस टीम्स, तो आसिफ अफरीदी कुड हैव प्लेड दैट रोल। और इवन कल का मैच देखते हो, कल की पिच देखते हुए मैं यही सोच रहा था कि इमाद को, अगर आपके पास नवाज और शादाब नहीं है, उस केस में भी इमाद का ना होना थोड़ी एक बेतुकी सी बात लगती है। तो आई थिंक इट वाज ऑलमोस्ट लाइक कि पाकिस्तान जो है वो ये देख रहा था कि आपको कि अपनी क्या चीज़ें कवर करनी है, रादर देन कि आपका इस वक्त बेस्ट पॉसिबल 11 क्या बनती है। बिल्कुल, ये बात ज़रूर थी। बट सना, एज अ प्लेयर फिर जब आप खुद फॉर्म में नहीं है, मैनेजमेंट चाह रही है आप खेलें, आपको पता है तनकीद भी हो रही है, हसन अली की पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ, फिर व्हाट शुड बी डन? क्योंकि अभी मैं सोशल मीडिया भी गेज कर रहा था, ओवरऑल नॉट एवरीबडी इज़ अ क्रिकेट एक्सपर्ट, बट जो एक सेंटिमेंट होता है ओवरऑल जनरली, और फिर वर्ल्ड कप से अभी तक हमने देखा है कि ही इज़ बिन अ बिट डाउन। तो यहाँ से फिर क्या होना चाहिए था मैनेजमेंट का फैसला, और हसन अली का क्या फैसला होना चाहिए था?
देखिए एज ए प्लेयर अब आप कॉन्ट्रैक्ट में हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप मना कर सकते हैं अगर मैनेजमेंट खिलाना चाहे तो मुझे पता नहीं है, ये अजम्पशंस हैं कि मैनेजमेंट खिलाना चाह रही थी और हसन नहीं खेलना चाह रहे हैं क्या, मुझे इसकी डिटेल नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या है। पर मैं 100% एग्री करती हूँ। मैं तो पिछली भी सीरीज़ में ये बात की थी कि हसन अली के जो प्लेयर हैं बांग्लादेश के ख़ासतौर पर, जब वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद टीम बांग्लादेश गई थी वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हसन अली ने, पर वो इतना जल्दी टाइम नहीं होता प्लेयर को कम बैक कराने का। मेरे ख्याल से आपको बहुत ज़रूरी होता है रेस्ट करना। इवन वर्ल्ड कप के अंदर भी एक मैच में हम रेस्ट करा सकते थे ताकि देखें कि वो मोहम्मद वसीम वहाँ पे जब आयरलैंड के अगेंस्ट शायद गालिबन मैच हो रहा था, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि प्लेयर जिस वक्त फॉर्म पे नहीं होता आप जब उसको खिलाते हैं उसमें ये होता है कि वो और ज़्यादा अंडर प्रेशर आ जाता है। और हसन अली इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो एक चैम्पियन प्लेयर है। उन्होंने जिस तरह से कमबैक उनका हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में एक बहुत बड़ी इंजरी के बाद, ये बहुत ही एक बड़ी बात है, ये किसी आम बंदे की बस की बात नहीं होती। तो एक चैम्पियन प्लेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर ज़रूरी है कि आपकी टीम की रिक्वायरमेंट क्या है और उस प्लेयर के लिए बेहतरी क्या है। तो कभी कभी प्लेयर्स के लिए बेहतरी होती है कि आप उनको ब्रेक दें, उन जैसे हसन चीमा ने बात की है कि आप उनको भेजें दूसरी जगह पे खेलने, थोड़ा माहौल फ़र्क हो, माइंडसेट आपका फ़र्क हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी गेम पे वो असरअंदाज होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ओवरऑल सना टूर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी ने भी मुबारकबाद दी ऑस्ट्रेलिया की टीम का जो सेंटिमेंट था, आप क्योंकि खुद भी इंटरनेशनल टूर पे थी, मतलब न्यूजीलैंड भी आपने देखा, ओवरऑल सेंटिमेंट कैसा देखा आप? देखिए मैं न्यूजीलैंड में बहुत से कमेंटेटर्स के साथ बैठी, टाइम स्पेंड किया और सबकी एक आंख वर्ल्ड कप पे थी और दूसरी आंख ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ पे थी, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, बहुत अरसे के बाद आप खासतौर पे टेस्ट मैचेस पे बहुत अरसे बाद आपके पास एक टीम आई और टेस्ट मैच में उन्होंने अपनी फुल फ्लेज टीम लेके आए, ये एक बहुत ही अच्छा साइन था। वनडे T20 में उन्होंने अपने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आजमाए हैं और फिर भी पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली एक बड़ा अच्छा मौका था अपनी तैयारी करने का। पर बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहूँगी हर बंदे को, क्योंकि बहुत बैकग्राउंड काम होता है। जब खेल रहे थे तो पता नहीं चलता था, अब जब से कमेंट्री में आए हैं तो पता चलता है कि कितनी मेहनत लगती है एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में। हमें तो होता था बस क्रिकेट खिलाएं, आप हमें मैचेस दें, जो कि अभी भी मैं कहूँगी वुमेंस क्रिकेट के लिए। बट ओवरऑल बहुत ही सक्सेसफुल सीरीज़ रही है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, शायकीन के लिए, और सबको बहुत मुबारकबाद इस सीरीज। बहुत मुबारकबाद इंडीड। हसन आप क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल जो सेंटिमेंट था ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का, इवन एरन फिंच टू एन एक्सटेंट, जो हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट फील्ड में नजर आया, ऑफ द फील्ड जो एक्साइटमेंट थी, व्हाट मैसेज आर दे टेकिंग व्हेन दे गो बैक? आई थिंक मैसेज तो एज सच वो यही होगा कि लाइक इट विल बी मोर कंफर्टेबल कि वो उनका आना आइंदा के टूर्स के ऊपर या पीएसएल के ऊपर। खैर पीएसएल के ऊपर तो प्रॉब्ली नहीं आएंगे बिकॉज वो आप उनके डोमेस्टिक सीजन और उनके इवन इंटरनेशनल होम सीजन के साथ क्लैश करती है, बट एटलीस्ट वो एक फैक्टर होगा। फिर दूसरी चीज़ ये भी है कि आप अगर देखें उस्मान ख्वाजा को देख लें या और प्लेयर्स देख लें जो पीएसएल आके खेलते हैं, या हमारे प्लेयर्स इतने प्लेयर्स जाके बिग बैश खेलते रहे, हारिस को देख लें या शादाब अभी गए थे, फ़खर गए हुए थे, तो वो एक इंटरकनेक्शन रहता है। मुझे याद है एक साउथ अफ्रीकन प्लेयर से एक दफ़ा बात हो रही थी, तो यही कहता है कि जब तक लीग शुरू नहीं हुई थी तो आपके दिमाग में ऑस्ट्रेलिया का जो डाउनफॉल है उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि लीग जब शुरू होगी तो हर बंदे ने उनके साथ ड्रेसिंग रूम वगैरह शेयर करके ये अंदाज़ा कर लिया कि ये भी इंसान ही है, ये भी कोई मशीनें नहीं है, इस तरह करके कुछ नहीं है कि इनसे वो जो आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया का एक स्टीरियोटाइप होता था 90s में या अर्ली 2000s में, उससे बाहर आ गए थे। क्योंकि जब उन्हीं लोगों के साथ आप ऑफ द फील्ड इंटरेक्ट करते तो आपको रियलाइज होता है कि ऑन द फील्ड वो बस एक किरदार जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे अब ये ऑस्ट्रेलिया की जनरेशन आई है जो उस तरह के उनके हैंगअप्स नहीं है या उस तरह के वो एक्टिंग नहीं करती ऑन द फील्ड। तो जब उनको एक रिस्पांस मिला एक पाकिस्तान की तरफ से एक मतलब एक वेलकमिंग सा एटीट्यूड मिला, तो उन्होंने भी भरपूर तरीके से उसका रिप्लाई किया। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब 15वां जो दिन था टेस्ट सीरीज का, उसमें जाके लेकिन जब वो मैच जीत रहे थे थोड़ा सा वो उनका ओल्ड स्कूल ऑस्ट्रेलियनिज्म दिखाई दिया थी हसन इस बात पे जो उन्होंने हमारे बॉलर्स को आउट कर करके सेलिब्रेट किया था, मैं उस पे आने लगी थी आपके पास। हाँ वो तो था, वो तो उतना तो चलता है, वो तो मतलब आप कंपेटिटिव स्पोर्ट है और मतलब कि आप कहते हैं कि किसी का ट्रोल करना, मैं कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करना लगा था, लेकिन किसी को ट्रोल करना जो है उसका भी अपना ही मज़ा होता है, जो मतलब कि वो भी एक अच्छे स्पिरिट में उन्होंने किया था, हमने जिस तरह मर्जी उसको लिया। तो ये एक आई थिंक एक फैक्टर है और आई थिंक दिस इज़ मतलब कि एक आइडेंटिटी है पाकिस्तान की इस जनरेशन की भी, कि अगर आप इन सब की बात करें, आप रिजवान, शादाब,
बाबर, शाहीन, इन सब की बात करते हैं, इन सब की जो रेपुटेशन है अराउंड द वर्ल्ड। अभी मेरी अगेन कल परसों मैंने वो 100 का भी ड्राफ्ट किया, तो उस पर भी जब मेरी पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में बात हो रही थी कोच, कप्तान वगैरह से, तो यू कुड सी कि मतलब उनका क्या पर्सपेक्टिव है और किस तरह से देखते हैं। इवन द फैक्ट कि समबडी लाइक नसीम शाह को पिक किया जाना, अभी वो वेल्स फायर के लिए कम ही मैचेस खेलेगा बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी, बट वो जो एक रेपुटेशन है पाकिस्तान क्रिकेट की, वो भी आपको चेंज होती दिखाई दे रही है। जब सना ये कह रही है कि जिस तरह से वो सीरीज देख रहे थे, मतलब आप खुद मुझे बताएं कि अब आज से 5-10 साल पहले छोड़ें, इवन 20-25 साल पहले कितनी दफा होता था कि पाकिस्तान की कोई होम सीरीज हो रही होती थी और दुनिया भर में देखी जा रही होती थी। तो आई थिंक ये आई नो कि एज ऑन द फील्ड पाकिस्तान का वो टूर wasn't nearly as successful as it should have been, but like as a diplomatic exercise, I think it would be considered a success. बिल्कुल, क्रिकेट अगर डिप्लोमेसी की बात करें तो इट इज़ डेफिनेटली ए ह्यूज सक्सेस, बट ओवरऑल जिस तरह कि मैंने कहा बड़े ज़बरदस्त तरीके से टूर कंक्लूड हुआ और बहुत ज़बरदस्त लगा कि ओवरऑल अच्छा सेंटिमेंट गया ऑस्ट्रेलिया में और बड़े अच्छे ताल्लुकात और जिस तरह की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रही, बहुत ज़बरदस्त एक औरा सा ओवरऑल रहा इस पूरे टूर में। जब मुबारकबाद देनी चाहिए पीसीबी को, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को, जिस तरह से उन्होंने अब जो प्रोमिस रखे उनको कीप किया और वो उस पर आए और पूरे टूर को कमिट किया था और पूरा टूर उन्होंने कंप्लीट किया। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और भी चीज़ें, बट एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। हफीज पाशा साहब का तखमीना है, उन 2 करोड़ लोगों में 1 करोड़ 35 लाख बच्चा शामिल है। आज इमरान खान के इक़्तिदार की हवस की वजह से 1 करोड़ 35 लाख बच्चा रात को भूखा सोएगा। उसका कौन जवाब देगा? इमरान खान, उसका कौन जवाब देगा? 1 करोड़ 35 लाख बच्चा। राजन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। क्योंकि तुम इख्तिदार ले सको, क्योंकि तुम चोरी कर सको, क्योंकि तुम डाके डाल सको। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अच्छा मिफ्ता साहब, अभी आपने कहा कि इमरान खान को जो 1 महीना पहले साजिश याद आई, इमरान खान का ग्राफ बिल्कुल नीचे जा रहा था, महंगाई थी, लोगों के दिलों में उसके लिए नफरत पैदा हो रही थी, लोग उसे नफरत करना शुरू हो गए थे। ऐसा क्या हो गया अपोजिशन को एकदम से तरीके एतमाद ले और उसको एकदम से आपने ऊपर खड़ा कर दिया? इसमें ऐसी क्या मजबूरी क्या आ गई? भाई अक्टूबर के अंदर पीडीएम ने अनाउंस किया था कि हम मार्च 23 को जलसा करेंगे, मार्च 23 को करेंगे। ये अक्टूबर में किया था हमने अनाउंस, और ये अखबारों में 7 फरवरी को जब मोहतरम जरदारी साहब मिलने आए थे जनाब शहबाज शरीफ साहब से, तो अखबारों में, आपके अखबारों में लिखा गया था कि इन्होंने बात करी है अदम एतमाद की। ये तो 7 फरवरी को आपके अखबारों की बात है। अक्टूबर में हमने कह दिया था कि हम करेंगे मार्च, तो मार्च के हम शौकिया कर रहे थे। आपका क्या ख्याल था कि हम क्या कर रहे थे? क्या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के अंदर अदम एतमाद की बातें हुई थी या नहीं थी अखबारों में? क्या टीवी के चैनलों पर बात हुई थी कि नहीं हुई थी? आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो हम तो 2 साल से मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान इंतखाबात कराओ। इंतखाबात कराना तो हम इंतखाबात मांगना भी हमारा हक है। नो कॉन्फिडेंस से प्राइम मिनिस्टर को हटाना हमारा आईनी हक है। आप आइन शिकनी नहीं कर सकते। वो कल सलाउद्दीन साहब ने एक बात करी है कि इससे पहले 1 मरतबा हुआ है दुनिया की। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिफ्ता इस्माइल इस्लामाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। Here he goes again. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। अब बात करेंगे वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जो ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया, 7वीं बार टाइटल ज़रूर जीता। बहुत मुबारकबाद ऑस्ट्रेलिया की वुमेंस क्रिकेट टीम को, इंग्लैंड की वुमेंस क्रिकेट टीम को भी बहुत मुबारकबाद कि वो फाइनल तक रसाई उन्होंने हासिल की। बट ओवरऑल अगर हम अपनी बात करें तो पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस मेरे नज़दीक, मेरा पर्सनल ओपिनियन भी हो सकता है, बड़ी मायूस कुन रही। आप थोड़ा सा बेहतर एक्सपेक्ट कर पा रहे थे, बट कंसिडरिंग कि क्या तैयारी थी, क्या कॉम्बिनेशन थे, कितनी मैच प्रैक्टिस थी, ये सारी चीज़ें इन अकाउंट तो ज़रूर आती हैं। आई विल बी द होस्ट हेयर बट आई हैव द एक्सपर्ट्स। सना, आप क्योंकि वर्ल्ड कप को वहीं पर कवर भी कर रही थी, आप कमेंटेट भी कर रही थी, आपने करीबी से देखा, और इससे पहले भी आपसे जब भी बात हुई आपने बताया हमेशा कि क्या कॉम्बिनेशंस हैं, कितना एक्सपीरियंस है, क्या तैयारी है, तो क्या ऐड करना चाहेंगी ओवरऑल हमारी अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस के?
पर्सनल परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रही है परफॉर्मेंस, क्योंकि बहुत बड़ा चांस था पाकिस्तान के पास। पहले 3 मैचेस लगातार आपको दौरंगा में मिले, जो कि सारे वेन्यूज़ की बनिस्बत सबसे ज़्यादा स्पिन वहाँ मिल रही थी बॉलर्स को। तो हमारी, क्योंकि स्पिन हैवी टीम है हमारी और बांग्लादेश की, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी वहाँ पे मैचेस अच्छे खेलने की। उसके बाद आप जब आए हैमिल्टन में, तो वहाँ पर भी आपको ठीक पिचेस मिली। एक तो ऑलमोस्ट स्क्वायर टर्नर मिला जब वो बारिश वाला मैच हो गया था वेस्ट इंडीज़ का, वो हम जीते। और उसके बाद फिर कुछ ज़्यादा कारकर्दगी नहीं दिखा सके। ओवरऑल यही बात है, क्योंकि कैप्टनसी भी आखिरी टाइम पे चेंज हुई, बिस्मा आई, जवेरिया उससे पहले कप्तानी कर रही थी। मुनीबा अली को देखा हमने कि 15 मैचों में से 12 में जब अंडर जवेरिया थी उन्होंने ओपन किया, फिर बिस्मा के अंडर उनको नहीं शुरू में खिलाया गया। सिद्रा अमीन ने परफॉर्म किया, जो कि 3 साल से कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हैं। तो आपके 15 खिलाड़ियों में से 4 जो इस वर्ल्ड कप खेलने गई थी उनके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, 3 में से 2 रिजर्व के पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वो अपने मेहनत पे, अपने शौक से तैयारी करके गए हैं वर्ल्ड कप पे। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। उसके बरक्स आप ऑस्ट्रेलिया को देखें तो वो स्पेक्ट्रम के बिल्कुल दूसरा ऑपोजिट एंड है। उनकी लड़कियां जो हैं वो एज कंपेयर टू पाकिस्तान मेंस भी आई थिंक ज़्यादा उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है बोर्ड से। उनके लड़कों के और लड़कियों के कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्कुल सेम है। बिल्कुल, तो इससे बड़ी एडवोकेसी भी हुई। हाँ, तो उसमें आप देखें इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया के करीब भी कोई टीम नहीं आती। 71 रन से वनडे मैच जीतना, वो भी नैट सिवर ने 148 अकेले किया है इंग्लैंड की टीम से। अदरवाइज मेरे ख्याल से ये 150 रन से भी मैच जीता जा सकता था ऑस्ट्रेलिया का। तो इतना जब बड़ा डिफरेंस आ चुका है ऑस्ट्रेलिया में और बाकी टीमों में, वो यही दिखाता है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं सही तरीके से किसी भी स्पोर्ट्स टीम के अंदर और उनकी प्लानिंग करते हैं। जब पिछला 2017 का वर्ल्ड कप हारी ऑस्ट्रेलिया की टीम, सेमीफाइनल में इंडिया से लोग हारे थे, तो वहाँ से एलिसा हीली को इन्होंने नंबर 6 नंबर 7 से प्रमोट कर दिया ओपन पे। और उसके बाद उनको ओपनिंग स्लॉट से हटाया नहीं, चाहे T20 था चाहे वनडे था। T20 वर्ल्ड कप से पहले 5 मैचों में उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, और फिर उसके बाद फाइनल में उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच लिया, उनको नहीं हटाया गया। बिल्कुल। तो जो कंसिस्टेंसी होती है, एक फ्यूचर प्लानिंग होती है, वो अगर आपने सीखनी है तो आप इस टीम से सीखें। आप इनको पिछले 3-4 साल को फॉलो करें, आप देखेंगे किस तरह इस टीम को बिल्डअप किया गया। 3-4 साल क्या, पूरी एक कम्युनिटी है। जब आप ऑस्ट्रेलियन वुमेंस क्रिकेट की बात करते हैं, उनके पुराने प्लेयर्स जो अब कमेंट्री में, वो भी एक कम्युनिटी की तरह से टीम की मदद करते हैं। तो हम लोग अनफॉर्चुनेटली पुरानी बातों से जश्न मना रहे थे, 13 साल बाद मैच जीत गए। मुझे अफसोस हो रहा था कि आप लोग 13 साल के बाद एक मैच जीत के ऐसे जश्न मना रहे हैं, वो भी 20 ओवर्स का वो भी 20 ओवर का, जैसे पता नहीं वर्ल्ड कप जीत लिया। और ये वो इनमें से मेजॉरिटी लड़कियां वो 13 साल में खेली हैं, और उससे पहले जो जश्न मना रही थी वो आपकी हेड ऑफ सेलेक्टर रही हैं, चीफ सेलेक्टर रही हैं, जिन्होंने 2017 की भी टीम सेलेक्ट की थी और नेदर डार को ड्रॉप किया था, क्योंकि वो एज उनके नज़दीक एज ज़्यादा हो चुकी थी। तो ये जो हमारी सोच है ना, इस पूरी सोच को बदलना पड़ेगा, आपके माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। जब तक आप, ये ऐसा वर्ल्ड कप था जिसमें टीम्स बड़ी क्लोज थी और बहुत ज़बरदस्त चांस था पाकिस्तान के पास इस वर्ल्ड कप में अच्छा करने का। तो ऑब्वियसली काफ़ी डिसअपॉइंटिंग मुझे लगी परफॉर्मेंस इस दफ़ा। पर जब आप वुमेन्स क्रिकेट को ओवरऑल एक प्रोडक्ट के तौर पे देखते हैं तो मैचेस बहुत ज़बरदस्त हुए, वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज बड़ा ज़बरदस्त किया गया वहाँ पे, और जितने क्लोज मैचेस हमने इस वर्ल्ड कप में देखे शायद हमने किसी भी वर्ल्ड कप में नहीं देखे। तो उस लिहाज से वर्ल्ड कप देखने का, कवर करने का बहुत मज़ा आया। बिल्कुल, डेफिनेटली। बट काश उतना मज़ा हमारी टीम के साथ भी हमें आया होता, बट वो हम नहीं देख पाए उस तरह की परफॉर्मेंस। हासिन, ओवरऑल ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? इज इट जस्ट अबाउट द फाइनेंसेस, द डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, एनहांसिंग पूल ऑफ प्लेयर्स? आपसे इस पर हमारी बड़ी गुफ्तगू हुई है, बट जस्ट टू समराइज इट नाउ ऑन अ फाइनल नोट, कहाँ से आएगा कॉन्फिडेंस? आई थिंक टू समराइज इट सिंपली, अगर एक लफ्ज में करना है तो वो प्रोफेशनलिज्म का मैं इस्तेमाल करूंगा। कि अगर आपकी एवरीथिंग एज आपके अगर दिमाग में ये गोल है कि हमारी वुमेन्स गेम को हमने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोफेशनलिज्म लेके आना है, उसमें उस लेवल का प्रोफेशनलिज्म लेके आना है जो इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में है, इफ दैट इज योर गोल, तो फिर उस पर जो मर्जी आपका पाथवे हो, जो मतलब आपकी मंजिल अगर वो है, तो रास्ता जो भी हो आपको उसकी सेंस समझ आ जाएगी। इस वक्त मुझे जो पाकिस्तान की मेंस टीम में तो खैर दिखाई, मेंस क्रिकेट में तो खैर दिखाई देता ही देता है, बट वुमेन्स में इवन मोर सो, क्योंकि मेंस में काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं जस्ट बिकॉज द अमाउंट ऑफ पूल, जितना लड़के पूरे मुल्क में क्रिकेट खेलते हैं और जो आपका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है और कई चीज़ों की वजह से वो कवर हो जाता है। लेकिन आपका जो फोरमोस्ट जो पर्पज होना चाहिए वो ये होना चाहिए किस तरह से हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोफेशनलिज्म लेके आ सकते हैं। सना ने बात की कि मतलब जो जिन जिन चीज़ों की बात की है उन सब का अगर आप
बेसिस देखें तो दैट कम्स डाउन टू कि मतलब लाइकिंग डिसलाइकिंग के ऊपर चीज़ें आ जाती हैं, मतलब कि आपके पर्सपेक्टिव जो है या आपकी जो सोच है वो इन चीज़ों पे आ जाती है, जो कि आप कह सकते हैं कि मतलब उनका कोई बेसिस इन लॉजिक या उनका कोई बेसिस इन फैक्ट नहीं है, वो अजम्पशन के ऊपर है, वो फर्ज के ऊपर बनाए जाते हैं बजाय इसके कि उसमें कोई ठोस सबूत हो उसके पीछे। तो वो भी अगेन आपके वो प्रोफेशनलिज्म के अंदर आ जाएगा। बट मोर देन एनीथिंग एल्स अगर आप पाकिस्तान का ये वर्ल्ड कप देखें, आप बड़े आराम से 3 से 4 या मे बी 5 मैचेस, 5 वुड हैव बीन टू मैनी, बट 4 तक मैचेस जीत सकते थे अगर आपको गेम्स फिनिश करने आते होते। आपने कई चांसेस, आई थिंक साउथ अफ्रीका वाला मैच और बांग्लादेश वाला मैच आपके सामने सबसे ऑब्वियस एग्जांपल थे कि जहां पे आपके हाथ में गेम थे और आप नहीं अचीव कर पाए थे बिकॉज of a lack of experience, because of a lack of playing time and because of a lack of professionalism। कि वो मैचेस जो एक प्रोफेशनल टीम, एक ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम आसानी फिनिश कर पाती है, वो पाकिस्तान के लिए लड़खड़ा के एंड में तो खैर अचीव भी नहीं कर पाए। बट देयर रीजंस बिहाइंड दैट आर प्रीटी ऑब्वियस एंड आई थिंक सना कैन आंसर दोज वे बेटर देन आई कैन। डेफिनेटली हम सना से फाइनल उड़ लेते हैं। हसन, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करे थे स्पोर्ट्स 360 पर। सना जाने से पहले जिस तरह हसन ने कुछ क्रिटिकल सवालात हमें दिए हैं, मेरे ख्याल से एक बाकायदा सेगमेंटाइज को करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बात होनी है इस पर, और फिर जब प्रोफेशनलिज्म लेकर आना है तो प्रोफेशनल लोगों को भी लेकर आना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल जो फिनिश करने की बात हसन ने पॉइंट किया बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप बाकी टीम्स में देखें तो उनकी एवरेज जो सीनियरिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। आपके पास लोअर ऑर्डर में कोई भी सीनियर प्लेयर मौजूद नहीं था जो उस प्रेशर को सोक अप कर सकता। आप फातिमा सना आईसीसी क्रिकेटर, इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, उनकी एबिलिटी पे कोई एतराज़ नहीं और बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, पर वो अभी उस लेवल पे वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप था, आप उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो आपको मैच फिनिश करके दें, ये मेरे ख्याल से एक सही बात नहीं है। डायना बेग नीचे हैं, सिद्रा नवाज़ ने कभी भी कोई बहुत ज़्यादा मैचेस फिनिश नहीं कर पाए, तो आपकी टेल बहुत लंबी थी इस वर्ल्ड कप में क्योंकि आप लोगों ने अपनी जो ट्रांजिशन की है प्लेयर्स की वो ठीक नहीं की है। किस टाइम पे किस प्लेयर को यूज़ करना था या उसको अब खुदाफिज करना है, ये भी एक इशू रहा है पाकिस्तान टीम का, जिसकी वजह से इस वर्ल्ड कप में बहुत सफ़र करना पड़ा। बहुत सफ़र डेफिनेटली करना पड़ा है। सना मीर, बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन करी थी स्पोर्ट्स 360 पर। यही थी आज की लाइनअप, तमाम चीज़ों पर हमने गुफ्तगू की। आपसे कल एक बार फिर मुलाकात होगी। मेरी और तमाम टीम की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। Here he goes again.